हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 10 जो कि है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस को बना रखा है और हमने उसे अपलोड भी कर दिया है, जिनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मैं आप सजेशन दूंगा कि एक बार जा करके आप उन वीडियोज़ को पार्ट वाइज देखें, तो आज का लेक्चर आपको बड़ा ही क्लियरली समझ में आएगा। और यदि आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो भी आज का टॉपिक आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है विस्कोसिटी, वो उन सब टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, यदि आप उसे नहीं भी पढ़े हैं उन टॉपिक को, तो भी आज के टॉपिक को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बता दूं आपको, अगर हम विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी को समझने से पहले मैं कुछ बातों पर चर्चा करना चाहूँगा। जैसे अगर हम बात करें रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस एक तरह का डिसिपेटिव फोर्स होता है, वैसे ही फ्रिक्शन भी एक तरह का डिसिपेटिव फोर्स होता है। एयर रेजिस्टेंस वो भी एक पार्ट ऑफ विस्कोसिटी है, वह भी एक तरह का डिसिपेटिव फोर्स होता है। विस्कोसिटी यह भी एक तरह का डिसिपेटिव फोर्स है। ठीक है जी। तो डिसिपेटिव फोर्स क्या होता है, सिंपली कह सकते हो कि जब भी रिलेटिवली अपोज होता है किसी के मोशन का, ठीक है, रिलेटिवली किसी के मोशन का जब अपोज होगा तो वह फोर्स क्या कहलाएगा, जो फोर्स रिलेटिवली कह सकते हो किसी मोशन का अपोज करता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं डिसिपेटिव फोर्स। ठीक है, तो डिसिपेटिव फोर्स में आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शन फोर्स के बारे में कि फ्रिक्शन फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स वह फोर्स होता है जो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। हमने आपको बता दिया था पिछले जब मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि फ्रिक्शन फोर्स कैसे रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। साथ ही साथ जब हमने बताया था आपको फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में जो हमने डिस्कस किया था, उस कंडीशन में भी हमने फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बताया था। यदि आपने फंडामेंटल फोर्सेस वाला वीडियो नहीं देखा है और आपको फ्रिक्शन फोर्स में कुछ डाउट है तो आप जा करके उस फंडामेंटल फोर्सेस वाले वीडियो को भी देख सकते हैं, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में कंप्लीट लेक्चर उसका अवेलेबल है, टोटल 4 पार्ट में है। सो गाइस, आइए देखते हैं आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी के लिए अभी मैंने बताया आपको, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बताया कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। वैसे ही हम जानते हैं कि जितने भी फ्लूइड होते हैं, अगर हम फ्लूइड की बात कर लें तो दो सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो, उसी को तो हम फ्लूइड बोलते हैं ना यार, कि जो भी चीज़ें फ्लो कर सकती हैं उनको हम बोलते हैं फ्लूइड। तो जो भी फ्लूइड होते हैं वो ऐसे लेयर वाइज फ्लो करते हैं। ठीक है, फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो ऐसे कुछ लेयर वाइज होता है, और जो सबसे नीचे वाला जो इसका पार्ट होता है वो सबसे नीचे वाला पार्ट रेस्ट में होता है। ठीक है जी। तो जो फ्लूइड होगा, जैसे हम बात करें अगर नदियों की, तो नदियाँ जो बहते हुए जाती हैं उनका सबसे अपर लेयर जो होगा उसका स्पीड सबसे ज़्यादा होता है। अगर मैं बात करूँ कि ये कोई नदी है जो बहते हुए जा रही है, ठीक है जी, तो इसके सबसे ऊपर वाला जो पानी का हिस्सा होगा इसका स्पीड सबसे ज़्यादा तेज होगा, इससे कम स्पीड सेकंड लेयर का होगा, इससे कम स्पीड थर्ड लेयर का होगा, इससे कम स्पीड फोर्थ लेयर का। यानी कि अगर सिंपली कह सकते हो कि इसका अगर स्पीड हम v1 मानते हैं, इसका स्पीड v2 मान लिया, इसका v3 मान लिया, वैसे लास्ट वाले का vn हम सपोज कर लेते हैं। सो हियर v1 विल बी ग्रेटर देन v2 एंड इट विल बी ग्रेटर देन v3 एंड इट विल बी ग्रेटर देन एज सो ऑन, और सबसे कम किसका होगा, vn का होगा। ठीक है, वैल्यू अगर स्पीड की बात करें तो सबसे कम स्पीड नीचे वाले लेयर का होगा, या सिंपली कह सकते हैं जो सबसे नीचे वाला लेयर होगा वो रेस्ट में होता है। मैं इसका प्रमाण आपको दे सकता हूं कि कैसे रेस्ट में होता है। जैसे अगर हम बात करें नदियों की, तो नदियां जो बहते हुए जाती हैं उसके सरफेस पे कभी भी घास वगैरह नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी, या फिर कह सकते हो कि वहाँ पे कोई भी खरपतवार नहीं उगना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी नदियों के नीचे वाले लेयर पे, यानी कह सकते हो जहाँ पे सॉइल होता है, उस सॉइल पे आसानी से कोई भी घास वगैरह उग जाता है। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी कैसे आता है, क्योंकि जो सबसे निचला पार्ट होता है सब वाटर का वो हमेशा रेस्ट में होता है, और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो पानी का स्पीड है वो स्पीड भी बढ़ता रहेगा और वो मोशन में आता रहेगा। तो ऐसा होता क्यों है कि एक लेयर जिसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, इसके जस्ट बाद वाले लेयर का स्पीड थोड़ा कम हो गया, इसके बाद वाले लेयर का स्पीड और कम हो गया, तो ऐसा क्यों होता है, हम इस पर डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई ऐसा है जो वाटर के फ्लो का अपोज कर रहा है। ठीक है, रिलेटिवली वाटर का एक लेयर नहीं चाहता है कि दूसरा लेयर छोड़ करके उसे आगे जाए, क्योंकि वाटर के जो लेयर्स हैं, इन लेयर में भी बहुत सारे छोटे छोटे मालिक्यूल हैं, और उन मालिक्यूल में इंटर मालिकुलर अट्रैक्शन होता है।
एंड ड्यू टू दैट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एक लेयर दूसरे लेयर का अपोज करेगा, उसे मूव नहीं करने देता है, ठीक है जी, रोकने की कोशिश करता है। तो सिंपली कह सकते हो क्या कि विस्कोसिटी इज अ टाइप ऑफ डिसिपेटिव फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन यहां पे मैं लिखता हूं, विस्कोसिटी इज अ टाइप ऑफ dissipative force which opposes the relative motion, which opposes the relative motion of the flow of layers ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो जितने भी फ्लूइड के मालिक्यूल होंगे, फ्लूइड के मालिक्यूल एक लेयर वाइज डायरेक्शन में फ्लो करते हैं और एक लेयर दूसरे लेयर का हमेशा अपोज करता है और उस अपोजिंग फोर्स को हम बोलते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। इससे रिलेटेड हम और भी कुछ एग्जांपल्स आपको बताना चाहेंगे। अगर हम बात करें एयर का, तो एयर भी एक फ्लूइड है, तो एयर के अंदर भी विस्कोसिटी होता है, ठीक है। तो खैर कुछ बातें हम इस पर चर्चा करते हैं, विस्कोसिटी से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे सपोज कर लो कि हम दूध मिल्क लिए हुए हैं, ठीक है, किसी कप में हमने दूध ले रखा है या फिर मिल्क ले रखा है और उसमें हम क्या करते हैं, चीनी को मिलाते हैं। जैसे ही हम उसके अंदर कुछ चीनी को डालेंगे और स्पून की हेल्प से जो हम उस मिल्क को थोड़ा घुमा देते हैं, उसे मोशन मिला देते हैं, यानी कि मिल्क के जो मालिक्यूल्स हैं वो मालिक्यूल मोशन करना शुरू कर दिए हैं। मीन्स यह हुआ कि वो मालिक्यूल कंटिन्यूसली मूव करते रहना चाहिए, ठीक है जी। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि वो मालिक्यूल रुक जाए, ठीक, क्योंकि हमने जो फोर्स लगाया है उस फोर्स के कारण वो मिल्क के मालिक्यूल मोशन में आ गए हैं। तो फिर उस मिल्क को मूव करने से रोकता कौन है, क्योंकि उसे रोकने का काम ग्रेविटेशनल फोर्स तो कर नहीं सकता। मीन्स उनके लेयर के बीच में एक डिसिपेटिव फोर्स लगता है और उस फोर्स को हम बोलते हैं विस्कोसिटी, जिस फोर्स के कारण वो धीरे धीरे करके उसके लेयर का स्पीड कम हो जाएगा और वो लेयर ऑटोमेटिकली रुक जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अगर तुम बात कर लो एयर का, एयर भी फ्लूइड है, तो एयर में भी एयर रेजिस्टेंस होता है। एयर रेजिस्टेंस भी क्या है, विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी इन द केस ऑफ एयर इज कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस, ओके। तो एयर रेजिस्टेंस एयर में भी होता है या विस्कोसिटी एयर में भी होता है। इसका भी हम कुछ एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे आपके घर में फैन होगा, ठीक है, फैन कंटिन्यूसली चलता रहता है। अगर सपोज करो पंखा चल रहा है तो उसके ऊपर डस्ट के लेयर नहीं जमने चाहिए। आप देखे होंगे कि पंखा चलता रहता है, उसके बावजूद भी कुछ दिनों में उस पर धीरे धीरे करके डस्ट के लेयर जम जाते हैं। यदि वो खुद ही विंड प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि जो एयर है एयर को विंड में कन्वर्ट कर रहा है, तो उस विंड के कारण उसके डस्ट के मॉलिक्यूल उड़ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि फैन जब लेयर्स ऑफ एयर को जब मोशन में लेके आता है तो उस कंडीशन में जो उसके सबसे पास वाला जो निकटतम एयर होगा वो मोशन में नहीं रहता, वो रेस्ट में रहता है। और यही कारण है कि धीरे धीरे करके उस पंखे पर डस्ट के लेयर जम जाते हैं। और भी कुछ एग्जांपल्स हम बताते हैं आपको। जैसे अगर हम बात करें बादलों की, तो बादल जो है लगभग हमसे 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर या 8,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, लगभग अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि 5 से लेकर के 10,000 किलोमीटर तक के ऊंचाई पर हैं, ठीक है। सॉरी किलोमीटर मैंने बोल दिया, मीटर के, ठीक है। इतने ऊंचाई पर लगभग हैं अगर देखा जाए तो बादल लगभग हमारे से कह सकते हो हमारे अर्थ से लगभग 10 किलोमीटर के ऊंचाई पर लगभग होंगे अप्रॉक्सीमेटली। अगर देखा जाए तो 8 से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर बादल हैं, ठीक है। वहाँ से वाटर के ड्रॉप्स हमारे अर्थ पर आते हैं, या फिर कह सकते हो कि जो बर्फ़ हैं, बर्फ़ के टुकड़े उतने ऊंचाई से हमारे अर्थ पर आते हैं। और आप जानते हैं कि उन वाटर के ड्रॉपलेट्स पर, जैसे सपोज करो कि ये बादल है, बादल से जो पानी की बूंदें जो हमारे धरती तक पहुँचती हैं, या जो स्टोन है, अगर स्टोन की बात करो, स्टोन जो हमारे, स्टोन नहीं सॉरी, उसको बोल सकते हो आइस, बोल सकते हो कि जो आइस हमारे धरती तक आके गिरता है, तो हमारे धरती का जो अट्रैक्शन है या ग्रेविटी है, इस ग्रेविटी के कारण हमारे धरती की तरफ आता है।
और आप जानते हैं कि इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि जब ये धरती की तरफ आएंगे तो हर एक सेकंड में इनका स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा। ठीक है जी। तो धरती तक आते आते इनका स्पीड लगभग 1000 के आसपास कह सकते हो, 1000 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसे अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो कि लगभग इतना हो जाएगा। 1000 या 1000 से थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा कंडीशन आएगा। अब सोच लो कि अगर हम बात करें बुलेट का, जो गन से बुलेट फायर होती है उसका स्पीड लगभग 100 से लेकर के 500 मीटर पर सेकंड तक हो सकता है, कि बहुत अच्छी क्वालिटी का गन है तो 500 मीटर पर सेकंड तक हो सकता है इसका स्पीड। ठीक है, लेकिन उतने स्पीड से जब वो बुलेट आती है और हमको पेनिट्रेट कर जाती है, हमारी बॉडी को पेनिट्रेट कर जाती है, और सोचो कि उसका स्पीड इतना ज़्यादा होता है कि इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके स्पीड के कारण पेनिट्रेशन पावर है उसमें। तो वैसे ही जो पानी की बूंदें जब उतनी ऊंचाई से अगर हमारे धरती पर गिरती और उनका स्पीड इतना ज़्यादा होता, फिर तो न्यूज़ में निकलता, जैसे ही कहीं बादल छाते तो लोग भागना शुरू कर देते, इधर उधर जाके छिपने लगते, क्योंकि बारिश आने वाली है और बारिश की एक भी बूंद हमारे बॉडी पर पड़ गई तो फिर हमारी मौत तो निश्चित हो जाती है। क्योंकि जैसे ही उतनी ऊंचाई से बादल से निकलने वाले वाटर के ड्रॉपलेट या फिर आइसबर्ग जब हमारे सर पर गिरते तो वहाँ पर पेनिट्रेशन हो जाता, पेनिट्रेट करके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, और इंसान की डेथ हो जाती। तब तो पता चलता कि किसी कस्बे में हुई बारिश और हज़ारों की हुई मौत। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो हमारा अर्थ है, इस अर्थ के चारों तरफ आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर भी है। इस एटमॉस्फेयर के खैर अंदर ही हमारा बादल है, तो कह सकते हैं कि इस अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, और इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एयर हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। और एयर क्या है जी? एक तरह का फ्लूइड है, और फ्लूइड के मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स लगता है जिसे बोलते हैं विस्कोसिटी। तो वैसे ही इस एयर के अंदर भी एयर रेजिस्टेंस होता है, यानी कि एक विस्कोसिटी होती है, और वह विस्कस फोर्स इस वाटर के ड्रॉपलेट के मोशन का अपोज करेगा, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, यानी कि इस ग्रेविटी के इफेक्ट को कम करता है। ठीक है, और जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट उस पर लगभग करके जब जीरो हो जाता है तो एक बार जितना फोर्स लगा उस फोर्स से नीचे आता है और उसका स्पीड कम हो जाता है। ठीक है, तो आपने विस्कोसिटी से रिलेटेड काफ़ी सारे एग्जाम्पल समझ लिए। और एक और मैं तुम्हें बात बताऊं कि जो विस्कोसिटी टर्म है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के या कह सकते हो किसी भी फ्लूइड के डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। मैं अभी बता देता हूँ आपको कि किसी भी फ्लूइड के डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। कहोगे सर नहीं, डेंसिटी पे तो डिपेंड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें वाटर है, सपोज कर लो कि एक बॉटल हमने ले रखा, यहाँ पे हमने एक बॉटल लिया हुआ है, इस बॉटल में हमने वाटर को फिल कर दिया है। ठीक है, और सेम इसी शेप का कंटेनर हमने लिया और इस कंटेनर में हमने शहद को फिल कर दिया है, हमने हनी को फिल कर दिया है। इसमें हमने क्या रखा जी? वाटर। और इसमें क्या रखा? हनी रख दिया हमने, शहद रख दिया हमने इसमें। ठीक है, दोनों में हमने शहद, इसमें शहद फुल फिल कर दिया है और दूसरे कंटेनर में हमने वो वाटर को फुलफिल कर दिया है। अब यदि आपको दोनों कंटेनर को खाली करना हो तो कहोगे सर वाटर का कंटेनर जो इसे खाली करना ज़्यादा आसान होगा, हनी का कंटेनर खाली करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हनी की डेंसिटी ज़्यादा है ना। ये बिल्कुल गलत कह रहे हो कि हनी की डेंसिटी से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके विस्कोसिटी की अगर बात कर लो कि हनी के अंदर विस्कस फोर्स ज़्यादा है, इस वजह से इसे खाली करने में हमें कठिनाई हो रही है, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट होगा। को अगर सर इसका कोई एक दूसरा एग्जांपल दे दो, तो मैं तुम्हें एक और एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज कर लो कि हम सेम शेप का एक दूसरा कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में हमने मरकरी को रख लिया है। ये रहा मरकरी, Hg मरकरी है। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, तो कहोगे सर मरकरी की, उसके बाद हनी की, और उसके बाद वाटर की डेंसिटी होगी, अगर इन तीनों का कंपैरेटिवली देखा जाए तो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा विस्कस फोर्स तो हनी, इसमें क्या बोलते हैं, मरकरी में होना चाहिए, लेकिन मरकरी में नहीं होगा, क्योंकि अब अगर इन तीनों बॉटल का कंपेयर करो कि किसको खाली करना सबसे आसान होगा, तो सबसे आसानी से मरकरी वाला बॉटल जो होगा वो खाली हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा कठिनाई किस में होगी? हनी में।
अब देखो, अगर मैं बात करूं 1 लीटर वाटर का, तो एक अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 1 लीटर वाटर का जो मास होगा लगभग 1 kg के आसपास होगा। 1 लीटर हनी के मास की यदि हम बात करें तो लगभग 2 से 3 किलो के आसपास हो जाएगा। ठीक है, 2-2.5 kg या फिर 3 kg के आसपास कह सकते हो जाएगा। लेकिन अगर हम 1 लीटर मरकरी की बात करें तो इसका मास लगभग 13 kg के आसपास होगा। ठीक है, तो सोचने वाली बात है कि इस मरकरी की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इस कंटेनर को खाली करना काफ़ी आसान है। मीन्स इसमें विस्कोसिटी कम है और इसमें विस्कोसिटी, हनी में विस्कोसिटी ज़्यादा है और इससे कम विस्कोसिटी किस में है, वाटर में है। ठीक है, यानी सिंपली कह सकते हो क्या कि जो विस्कोसिटी टर्म है वो किसी मॉलिक्यूल के डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। तो अब देखते हैं कि किस पर डिपेंड करता है। आइए अब हम इसी क्रम में फाइंड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, देखो जी, जो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी, अभी मैं विस्कस फोर्स की बात करूं, यहाँ पर जो विस्कस फोर्स होगा, विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, अभी मैं तुम्हें बताऊं कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो एरिया पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है सरफेस, कह सकते हो कि जो भी दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं उस सरफेस पर डिपेंड करेगा, उनके रफनेस पे डिपेंड करता है कि सरफेस ज़्यादा रफ होगा तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा और यदि सरफेस स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा विस्कस फोर्स है या विस्कोसिटी है वो एरिया पर डिपेंड करता है। तो कह सकते हो जो लेयर है, सपोज कर लो कि हम यहाँ पर कुछ लेयर सपोज करते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया एक, हमारा पहला लेयर है और ये हमने ले लिया दूसरा लेयर। ये 2 लेयर्स हैं फ्लूइड के। ठीक है जी, देखो यहाँ पे हमने 2 लेयर्स ले रखा है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स हैं, वैसे ही यहाँ के किसी भी 2 लेयर को रैंडमली हमने उठा लिया। तो इस लेयर का सरफेस एरिया हमने मान लिया कि ए है सरफेस एरिया, और जो पहला लेयर है, ये पहला लेयर वो वी वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहा है, और दूसरा जो लेयर है हम जानते हैं ऑटोमेटिकली इसकी वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, यानी कि वी प्लस डी वी वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, या फिर डी प्लस डेल्टा वी, वी प्लस डेल्टा वी भी इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमने सपोज कर लिया कि यहाँ से लेकर के सरफेस से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस यक्स है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, एक्स प्लस डी एक्स हमने मान लिया। ठीक, अब देखो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे चाहो तो डेल्टा वी के फॉर्म में भी लिख सकते हो आप। यदि दोनों के बीच का डिफरेंस बड़ा कम होगा तो ये डी वी में कन्वर्ट हो जाएगा, डी वी में कन्वर्ट हो जाएगा, और कह सकते हो ये जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एक्स जो है डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो विस्कस फोर्स है पहला तो एरिया पर डिपेंड करेगा, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, एंड इट विल बी आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखो डी वी अपॉन डी एक्स जो होगा ये कहलाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो जो विस्कस फोर्स है, देखो यहाँ पे एफ लिखने का सेंस क्या है, विस्कस फोर्स है, और जो विस्कस फोर्स होगा सबसे पहला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और दूसरा वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अगर दोनों को आप कंबाइन करोगे तो आपको मिलेगा एफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। And when this proportionality will be removed, then here will be a constant term called coefficient of viscosity, या कह सकते हो viscosity constant बोलते हैं इसको। तो F इज इक्वल्स टू मिल जाएगा माइनस ईटा। देखो माइनस क्यों लगा है, क्योंकि विस्कस फोर्स जो है रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है। आप चाहे तो इस नेगेटिव साइन को रिमूव भी कर सकते हैं, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इसके मैग्नीट्यूड को लिख सकते हो। तो F इज इक्वल्स टू मिला माइनस ईटा ए इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर देखो वेयर, यहाँ पे कुछ टर्म्स लिख देता हूँ। वेयर यहाँ पे एफ क्या है, विस्कस फोर्स, तो एफ इज इक्वल्स टू विस्कस फोर्स, ए क्या है जी, एरिया ऑफ द लेयर हो गया, और डी वी अपॉन डी एक्स क्या है, ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो दोस्तों आज का लेक्चर यकीनन आपको समझ में आया होगा। इसी क्रम में चलो एक और चीज़ बता देता हूँ, उसके बाद में मैं
इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करूँगा इसी टॉपिक के साथ साथ। चलो मैं इस ईटा के अगर हम एसआई यूनिट की बात करें या डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो इसको भी मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। तो अगर हम बात करें ईटा के एसआई यूनिट की, यहाँ पे लिखता हूँ एसआई यूनिट ऑफ ईटा इजिकल्स टू, देखो क्या मिल जाएगा। अगर यहाँ से ईटा का वैल्यू फाइंड करो तो ईटा इजिकल्स टू मिलेगा आपको एफ इंटू डी एक्स अपॉन ए इंटू डी बी, बोलो मिल जाएगा बिल्कुल। ये हमें ईटा का वैल्यू मिल गया। तो इस माइनस साइन को नेगलेक्ट कर दे क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड को हमने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। और एसआई यूनिट में वैसे भी नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन का कोई काम तो है नहीं, तो अभी हमें एसआई यूनिट यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, यक्स यानी डिस्टेंस है तो इसका होगा मीटर, और यहाँ पर नीचे देखिए एरिया है तो एरिया का होगा मीटर स्क्वायर इंटू डी वी अपॉन डी एक्स का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड चला जाएगा ऊपर, यानी कुल मिला के मिलेगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इस ईटा का एसआई यूनिट मिल गया आपको। और यदि आप इसका डायमेंशनल फार्मूला बनाते हैं तो आपको देखिए इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या मिलेगा। न्यूटन मतलब क्या हो गया फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल टी पे पावर -2, और ये सेकंड है, सेकंड का डायमेंशनल फार्मूला हम जानते हैं कि हो जाएगा टाइम, यानी टाइम का टी होगा। और यहाँ पे देखो मीटर स्क्वायर है, मीटर का होता है एल, तो एल पे पावर -2 क्योंकि यहाँ पे पावर नेगेटिव है। और जब पूरे वैल्यू को आप कंबाइन करोगे आपस में तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे एम एल पे पावर -1 और टी पे पावर -1, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का देखो डायमेंशनल फार्मूला भी आपको मिल गया, एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -1, ठीक है। तो यकीनन आज का लेक्चर आपको क्लियरली समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को पॉज करके आप इस नोट्स को बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा और विस्कोसिटी टर्म आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो यार बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि जैसे ही मैं आपके क्लास से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करूंगा आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। जय हिंद दोस्तों।